भारत के इतिहास में वीरता के कई अध्याय हैं, पर उन सभी में यदि कोई नाम सबसे अधिक चमकता है, सबसे अधिक धड़कता है, सबसे अधिक प्रेरित करता है, तो वह नाम है महाराणा प्रताप। वह राजा जिसने हार को स्वीकार नहीं किया, झुकना नहीं सीखा, जिसने अपनी मातृभूमि मेवाड़ को गुलामी की परछाई तक न छूने दी। महाराणा प्रताप कोई साधारण राजा नहीं थे। वे एक आदर्श थे, एक प्रतीक थे, एक ज्वाला थे, स्वाभिमान की, स्वतंत्रता की, मर्यादा की। जब जब भारत में स्वतंत्रता की भावना कमजोर होती है, प्रताप की गाथा उसे फिर से जगा देती है। मेवाड़ की धरती पर जन्मा यह शेर बचपन से ही अलग था। बचपन में ही उसमें एक अजीब सा तेज था, एक दृढ़ता, एक जिद, जो किसी सामान्य बालक में नहीं होती। प्रताप की आंखों में बचपन से ही मेवाड़ की पहाड़ियों जैसा गर्व था। उसके हृदय में अरावली की चट्टानों जैसा कठोर साहस। वह खेलता कम और युद्ध की कला अधिक सीखता था। जिस उम्र में बच्चे लकड़ी की तलवार से खेलते हैं, उस उम्र में प्रताप असली तलवार को हवा में ऐसे घुमाता था जैसे वह उसके शरीर का हिस्सा हो। उसके घोड़े चेतक से उसका रिश्ता किसी योद्धा और पशु का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का था, जो साथ लड़ते थे, साथ गिरते थे और अंत में साथ ही अमर हुए। प्रताप की कहानी की शुरुआत सिर्फ उसके जन्म से नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है जब उसके सामने जीवन का सबसे कठिन संघर्ष आता है, अपनी ही भूमि छोड़ने का संघर्ष। अकबर, जो मुगल साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट था, वे मेवाड़ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। राजपूतों में से कई राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, पर मेवाड़ अलग था। मेवाड़ का इतिहास गुलामी को नहीं जानता था, और प्रताप वह राजा था जो राजपूत मर्यादा को अपने खून से भी अधिक पवित्र मानता था। अकबर ने अनेक दूत भेजे, अनेक बार समझौते की कोशिश की, पर प्रताप का उत्तर हर बार एक ही था, मेवाड़ झुकेगा नहीं। और यह संघर्ष आखिरकार युद्ध में बदल गया, हल्दी घाटी का युद्ध। इतिहास में बहुत युद्ध हुए हैं, पर हल्दी घाटी जैसा युद्ध शायद ही कभी हुआ हो। यह युद्ध सिर्फ सेना और हथियारों का नहीं था, यह दो विचारधाराओं का था। एक ओर मुगल साम्राज्य की असीम शक्ति थी, घोड़ों की टापों से धूल उड़ाती विशाल सेना, हाथियों की गर्जना, तोपों की आवाजें, और दूसरी ओर प्रताप था, अपने गिने चुने सैनिकों के साथ, अपने चेतक के साथ, अपने अर्जुन जैसे साहस के साथ। हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी उन घोड़ों और सैनिकों के रक्त से लाल कहानी बयां करती है। युद्ध के दिन प्रताप अपने पूरे शौर्य के साथ मैदान में उतरे। उनके शरीर पर 72 किलो का कवच था, हाथों में 20 किलो की तलवार, दाएं हाथ में भाला, और चेतक की पीठ पर बैठकर वह अपने सैनिकों के मन में आग भर रहे थे। उनके सामने मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था माना हुआ योद्धा मान सिंह। दोनों सेनाएं भिड़ीं, और कुछ ही पलों में युद्ध ऐसा भड़क उठा कि मिट्टी, धूल और खून मिलकर एक तूफान बन गई। प्रताप का एक ही उद्देश्य था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। प्रताप सीधे मानसिंह पर हमला करने बढ़े। चेतक बिजली की तरह दौड़ा। मुगल सैनिक सामने आते गए, पर प्रताप के प्रहार की गति ऐसी थी कि कई सैनिक पल भर में धराशायी हो गए। चेतक ने अपनी अद्वितीय फुर्ती से हाथियों के ऊपर से छलांग लगाई। प्रताप मान सिंह पर वार करने ही वाले थे कि मुगल सैनिकों ने बीच में आकर रक्षा कर ली। युद्ध लंबा चला, भयंकर हुआ, पर अंत में प्रताप को अपने सैनिकों को बचाने के लिए पहाड़ियों में पीछे हटना पड़ा। इतिहास में इसे पराजय कहा जाता है, पर यह पराजय नहीं, यह एक रणनीतिक वापसी थी, क्योंकि प्रताप का युद्ध खत्म नहीं हुआ था, वह तो अब शुरू होने वाला था। हल्दी घाटी के बाद प्रताप जंगलों में चले गए, पहाड़ियों में छिप कर रहे, घास की रोटियां खाईं, अपने बच्चों को भूखा सोते देखा। पर फिर भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्हें हार नहीं तोड़ सकी, गरीबी नहीं तोड़ सकी, भूख नहीं तोड़ सकी। वह राजा नहीं, वह संकल्प था। उस समय कई राजपूत राजाओं ने अकबर के आगे सिर झुका दिया, पर प्रताप ने नहीं। यह वही समय था जब प्रताप की पत्नी, बच्चों, परिवार, सेना, सबने दुख सहे, पर स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। पर वही कठिन वर्ष प्रताप की शक्ति बन गए। उन्होंने पहाड़ियों को किले बनाया, अपने सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें सिखाईं। अकबर लाख कोशिश करता रहा, पर प्रताप पहाड़ों की तरह अडिग रहे। और फिर आया वह क्षण जब प्रताप ने धीरे धीरे मुगलों के कब्जे वाले इलाके वापस लेने शुरू किए। एक एक किला, एक एक क्षेत्र वह वापस जीतते गए। यह प्रताप की अटूट इच्छा शक्ति, उनकी रणनीति
और जनता के प्रेम की जीत थी। अंततः उन्होंने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस पा लिया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी मेवाड़ फिर से खड़ा किया। प्रताप के जीवन में सबसे भावुक क्षण वह था जब उनके पुराने साथी भीखचंद जोशी उनकी सुध लेने आए। प्रताप ने अपने बच्चों की टूटी झोपड़ी दिखाई, घास की रोटी दिखाई और कहा, यह सब इसीलिए कि मेवाड़ की मिट्टी किसी विदेशी के कदमों तले न झुके। यह सुनकर जोशी रो पड़े और प्रताप के संघर्ष की गाथा पूरे भारत में फैल गई। धन जुटा, सहायता मिली और प्रताप ने नई सेना, नए युद्ध, नई भूमि, सब कुछ फिर से खड़ा किया। पर उनकी असली विजय यह नहीं थी कि उन्होंने भूमि वापस पाई। उनकी असली विजय यह थी कि मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ। अकबर की शक्ति बहुत बड़ी थी, पर प्रताप का आत्मसम्मान उससे भी बड़ा था। वह राजा जिसने शाही महलों में नहीं, जंगलों में संघर्ष किया, जिसने सोने के सिंहासन नहीं, पेड़ की छाया में बैठकर निर्णय लिए, जिसने राजसी भोजन नहीं, घास की रोटियां खाकर स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी। उसके जीवन ने यह साबित किया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, इच्छा शक्ति में होती है। महाराणा प्रताप के अंतिम समय में जब उनके पुत्र अमर सिंह उनके सामने आए, उनके हाथों में मेवाड़ की पुनर्स्थापना की खबर थी। प्रताप मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी राजा की नहीं थी, वह मुस्कान एक योद्धा की थी, जिसने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद पूरा राजस्थान शोक में डूब गया, पर उनके नाम का दीप बुझा नहीं। आज भी अरावली की पहाड़ियों में हवाएं उनके साहस की गूंज सुनाती हैं, चेतक की टापों की ध्वनि सुनाती है, हल्दी घाटी की मिट्टी में उसकी शौर्य गाथा धड़कती है। महाराणा प्रताप की शक्ति इस बात में थी कि वह जीते या हारते नहीं, वह कभी झुकते नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि देश की स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर बनी रहनी चाहिए। यदि आज भारत का इतिहास स्वाभिमान का इतिहास है, तो उसमें सबसे ऊंचा स्तंभ महाराणा प्रताप का है। वह राजा जो साधारण नहीं, असाधारण था। वह राजा जिसने कहा, मेवाड़ झुकेगा नहीं, और झुकने दिया भी नहीं। अब बात करते हैं सम्राट विक्रमादित्य की भारत के राजाओं की महान गाथाओं में। यदि कोई नाम गौरव, ज्ञान, न्याय, साहस और लोकप्रियता का सबसे चमकता हुआ सितारा है, तो वह नाम है सम्राट विक्रमादित्य। वह सम्राट जो न सिर्फ एक राजा था, बल्कि एक युग का निर्माण करता था। विक्रमादित्य की कहानी इतिहास, किंवदंतियों, लोक श्रुतियों और संस्कृति की परंपराओं से होकर गुजरती है। वह केवल सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहीं था, वह लोगों के दिलों में राज करने वाला सम्राट था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह 32 गुणों से परिपूर्ण था, और यही कारण था कि उसकी राजगद्दी को सिंहासन बत्तीसी कहा जाता है। भारत में राजधर्म, न्याय, दान, वीरता, संस्कृति, ज्ञान, साहित्य और दर्शन का सर्वश्रेष्ठ मेल अगर किसी एक राजा में मिलता है, तो वह विक्रमादित्य ही है। विक्रमादित्य की कहानी की शुरुआत उज्जैन की भूमि से होती है। वह भूमि जहां समय के प्रवाह ने अनेक राजाओं को देखा, पर किसी का तेज इतना स्थायी नहीं रहा जितना इस महान सम्राट का। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय था। कहा जाता है कि बचपन में ही वह ऐसी बातें करता था जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कहते थे। उसके निर्णयों में गहराई होती थी और उसके शब्दों में नेतृत्व की शक्ति। वह बालक था जो अपने मित्रों के झगड़े में भी न्याय करता था, बिना पक्षपात, बिना भय, बिना लोभ। यही गुण आगे चलकर उसे उज्जैन का महान सम्राट बनाते हैं। उसके राज्याभिषेक के दिन ही लोगों ने महसूस कर लिया था कि भारत को एक ऐसा राजा मिल गया है जो आने वाले सदियों तक एक आदर्श के रूप में याद रखा जाएगा। विक्रमादित्य सिर्फ राजा नहीं था, वह प्रजापालक था। वह प्रजा को अपना परिवार मानता था। उसका दरबार सिर्फ सोने चांदी से नहीं, बल्कि विद्वानों से चमकता था। उसका दरबार भारत का सबसे महान विद्वानों का केंद्र था, जिसमें नवरत्न जैसे प्रतिभाशाली लोग थे, कालिदास जैसे महान कवि, वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री, धन्वंतरी जैसे वैद्य, वेताल भट्ट जैसे तांत्रिक, अमर सिंह जैसे शास्त्रकार। ये सभी विक्रमादित्य के साम्राज्य के स्तंभ थे। राजा और विद्वान का यह संगम भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जा रहा था। लेकिन विक्रमादित्य की शक्ति सिर्फ संस्कृति में नहीं थी, वह एक महान योद्धा भी था। उसके साम्राज्य की सीमाएं विशाल थीं, उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक। यह वन,
पर्वत, मैदान, नदियां, राजधानियां, सब उसकी वीरता और रणनीति का प्रमाण थे। उसके सैनिक कहते थे, जहां विक्रमादित्य की तलवार चलती है, वहां सूर्य का उदय शक्ति के साथ होता है। वह न्याय देने में इतना कठोर और निष्पक्ष था कि उसके राज्य में अपराध लगभग समाप्त हो गए थे। कहा जाता है कि उसके शासन में रात को भी कोई स्त्री अकेली यात्रा कर सकती थी और उसे डर नहीं लगता था। यह सिर्फ राजा की मजबूती नहीं थी, यह थी उसकी नीतियों की शक्ति। वह गरीबों का रक्षक था, व्यापार। एक बार ऐसा हुआ कि एक विधवा स्त्री न्याय के लिए राजदरबार पहुंची। उसकी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य का हृदय द्रवित हो गया। उसने तत्काल अपराधियों को सजा दी और उस स्त्री की रक्षा सुनिश्चित की। यह कहानी पूरे भारत में फैल गई और इससे लोगों के मन में यह विश्वास बैठ गया कि यह राजा सिर्फ नाम का नहीं, धर्म का राजा है। यही कारण है कि उसे धर्मराज भी कहा गया। विक्रमादित्य का सबसे प्रसिद्ध अध्याय उसके वेताल से संवाद में मिलता है, जो वेताल पंचविंशति के रूप में जाना जाता है। वेताल के प्रश्न राजा की बुद्धि, धैर्य और सत्य की परीक्षा लेते थे, लेकिन विक्रमादित्य हर बार अपनी बुद्धि और धर्म पालन से वेताल की चुनौती को मात देता था। यह कहानी न सिर्फ रोचक है, बल्कि विक्रमादित्य की विचार नीति, ज्ञान और न्यायप्रियता का प्रमाण भी है। विक्रमादित्य केवल रणभूमि का योद्धा नहीं था, वह समय का भी योद्धा था। उसने विक्रम संवत नामक कालगणना की शुरुआत की। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे सटीक कैलेंडरों में से एक है। आज भी भारत के कई स्थानों पर त्योहार, विवाह, मांगलिक अवसर सब इसी विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। यह विक्रमादित्य के समय ज्ञान और समय विज्ञान की परंपरा का प्रमाण है। लेकिन जितना महान उसका शासन था, उतनी ही महान उसकी करुणा थी। उसने अनेक मंदिर बनवाए, आश्रमों को दान दिया, विद्वानों को संरक्षण दिया, गरीबों को राहत दी। उसके शासन में भेदभाव, जातिगत संघर्ष और असमानता बहुत कम थी। लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे और वह अपने लोगों को बच्चा मानकर शासन करता था। उसकी वीरता का एक बड़ा उदाहरण उस समय मिलता है जब शत्रु राजाओं ने मिलकर उज्जैन पर हमला किया। वे सोचते थे कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य को आसानी से जीत लिया जाएगा, पर विक्रमादित्य की सेना ने ऐसा जवाब दिया कि आक्रमणकारियों की आत्मा कांप गई। राजा स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका घोड़ा बिजली की तरह दौड़ता था। उसकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन सैनिकों के कदम लड़खड़ा जाते। उसने अकेले ही सैकड़ों सैनिकों को रणभूमि में धूल चटा दी। युद्ध समाप्त हुआ और उज्जैन फिर से सुरक्षित हो गया। उसकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी और महान है जितना उसका जीवन। कहा जाता है कि वह किसी साधु का वचन पूरा करने के लिए जंगल की ओर गया और वहीं तपस्वियों की भांति देह त्याग दी। उसका शरीर चला गया, पर उसका युग अमर हो गया। आज भी भारत का स्वर्ण युग जब भी याद किया जाता है, विक्रमादित्य का नाम सबसे पहले आता है। उसकी विरासत आज भी जीवित है, त्योहारों में, ग्रंथों में, लोक कथाओं में, मंदिरों में, संस्कृति में। विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं था, वह भारतीय सभ्यता का रत्न था। उसकी कहानी आज भी बच्चों को साहस देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है, बुजुर्गों को गर्व देती है और भारत को पहचान देती है। विक्रमादित्य की शक्ति सिर्फ उसकी तलवार में नहीं थी, उसका साम्राज्य केवल उसकी सेना में नहीं था, उसकी शक्ति उसके चरित्र में थी। वह राजा जो न्याय का दर्पण था, वह सम्राट जो संस्कृति का संरक्षक था, वह आदर्श जो कालजयी था। इसलिए वह भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं की सूची में एक स्वर्ण अक्षर बनकर चमकता है। वह राजा जो समय से बड़ा था। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। भारत के इतिहास में यदि किसी सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया तो वह समुद्रगुप्त थे। लेकिन सच कहा जाए तो नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था, क्योंकि समुद्रगुप्त की शक्ति, उनकी सैन्य कला, उनकी गति, उनकी असाधारण रणनीति और उनके पराक्रम की ऊंचाई ऐसी थी कि इतिहास में बहुत कम राजा उस स्तर को छू पाए। समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक विजेता, एक संगीतकार, एक कवि, एक दार्शनिक, एक कुशल प्रशासक और एक महान सम्राट थे, जिसने भारत के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। चौथी सदी का भारत कई छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कहीं नागवंश, कहीं लिच्छवी, कहीं शक, कहीं पुंड्र, कहीं कांची के पल्लव। हर जगह अपना अपना राजा, अपनी सेना, अपनी नीतियां। इस बिखरे हुए भारत को एकता की जरूरत थी और यही एकता लेकर आए समुद्रगुप्त। जब वह युवा थे, तभी से उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा थी।
उनकी आंखों में बिजली की चमक थी, उनके दिल में योद्धा की आग थी और उनके दिमाग में राजा का धैर्य। पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उनमें नेतृत्व की हर गुणवत्ता देख ली थी। वह समझ गए थे कि यह बालक साधारण नहीं, यह वह पुत्र है जिसका नाम आने वाली सदियों तक गूंजेगा। समुद्रगुप्त के युवावस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी गति। वह युद्ध में किसी तूफान की तरह आते थे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जहां से गुजरते थे, वहां दुश्मन को समझ भी नहीं आता था कि हमला कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो गया। उनके युद्धों की गति इतनी तीव्र थी कि उनके शासनकाल में ही उन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सैकड़ों राज्यों को अपनी प्रतिभा और शक्ति से झुका दिया। उनकी विजय यात्रा की शुरुआत उनके उत्तराधिकारी विवाद से हुई। राज्य में कुछ लोग चाहते थे कि उनका छोटा भाई रामगुप्त सिंहासन पर बैठे, पर समुद्रगुप्त की वीरता इतनी प्रखर थी कि दरबार के विद्वान हों या जनता, सब जानते थे राजा वही होगा जिसका साहस राज सिंहासन को धारण करने योग्य हो। समुद्रगुप्त ने अपने विपक्षियों को शांत किया और दिखा दिया कि वह केवल जन्म से नहीं, कर्म से भी राजा हैं। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने विशाल भारत का सपना देखा, एक ऐसा भारत जिसमें गुप्त साम्राज्य की छाया हर ओर हो। लेकिन यह साम्राज्य तलवार से जितना आगे बढ़ा, उससे कहीं अधिक समुद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से बढ़ा। उन्होंने एक एक राज्य को अपनी रणनीति से साधा। कोई उनके सामने हथियार डाल देता, कोई उनसे मित्रता कर लेता, कोई कूटनीति से जुड़ जाता, और जो अहंकार दिखाता वह युद्ध क्षेत्र में पराजित होता। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तर भारत के विद्रोही राजाओं को शांत किया। नाग, काक, पंजबीर, नारायण, छुट, दवाका, समतत, एक एक कर सब सम्राट के चरणों में झुकते गए। हर राजा जानता था कि समुद्रगुप्त से युद्ध करना विनाश को आमंत्रित करना है। लेकिन समुद्रगुप्त की अलग बात यह थी कि वह पराजित राजा को मारते नहीं थे, वह उन्हें वापस उनके राज्य वापस कर देते थे। लेकिन शर्त यह होती थी कि वे गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करें। यह नीति इतनी सूक्ष्म और शक्तिशाली थी कि समुद्रगुप्त के खिलाफ बगावत लगभग समाप्त हो गई। उनकी नीति थी, राजा को सम्मान दो, पर वह भारत की एकता को न तोड़े। उत्तर में विजय प्राप्त करने के बाद उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर गई। दक्षिण भारत में पल्लव, चेरा, चोल, पांड्य, कांची, वेंगी, कई शक्तिशाली राज्य थे। दक्षिण की ओर अभियान चलाना आसान नहीं था। दूर की दूरी, जलमार्ग, पहाड़, अलग संस्कृति। लेकिन समुद्रगुप्त ने हर चुनौती को हरा दिया। उनकी सेना सीधे दक्षिण की गहराई तक पहुंची और उन राज्यों को विजित किया जो किसी उत्तर भारतीय राजा के लिए चुनौती माने जाते थे। दक्षिण भारत में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वसूल किए गए कर नहीं, बल्कि उन राज्यों से मिला सम्मान। कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने समुद्रगुप्त के प्रति इतना सम्मान प्रकट किया कि उन्होंने स्वयं को समुद्रगुप्त के समकक्ष मानने का अधिकार ही छोड़ दिया। वे खुद को समुद्रगुप्त। इतिहासकार कहते हैं कि समुद्रगुप्त के युद्ध अभियानों की संख्या लगभग 100 से अधिक थी और उनमें से प्रत्येक में विजय उनका ही हुआ। यह उपलब्धि संसार के किसी भी महानतम राजा के बराबर है। कोई भी राजा, कोई भी साम्राज्य, कोई भी सेना उनकी गति, रणनीति और शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। उनकी सेना मानो एक ब्रह्मास्त्र थी, अनुशासित, तेज और समर्पित। उनकी कूटनीति इतनी अद्भुत थी कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भी उनसे सहायता मांगी और समुद्रगुप्त ने उसे अनुकूल उत्तर दिया। समुद्रगुप्त ने किसी पर अपनी सत्ता नहीं थोपी, बल्कि अपने चरित्र से सम्मान प्राप्त किया। यही वजह है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे हरिशेन नामक कवि ने लिखा, उसे भारत का सबसे सत्य वर्णन करने वाला ग्रंथ कहा गया। उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन ऐसे किया गया, सिंह के समान, विद्युत की गति वाले, पृथ्वी पर अद्वितीय। लेकिन समुद्रगुप्त केवल युद्ध के ही नायक नहीं थे, वह एक महान कलाकार भी थे। उन्हें वीणा बजाने में महारत हासिल थी। उनके संगीत प्रेम को देखकर विद्वान कहते थे, यदि समुद्रगुप्त सम्राट न होते तो संसार उन्हें संगीत का देवता मानता। एक योद्धा जो युद्ध भूमि में सिंह था, कला में वह मृदु कमल के समान था। समुद्रगुप्त का साम्राज्य जिस गति से बढ़ रहा था, उसी गति से उनका यश भी पूरे भारत में फैल रहा था। लोग कहते थे कि समुद्रगुप्त का अभियान केवल विजय का अभियान नहीं था, यह भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास था। उनके द्वारा जीते हुए राज्यों के राजा भी स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि वे इतने महान सम्राट के समय में जीवित थे। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह शक्ति के साथ दया
और न्याय को भी महत्व देते थे। वह केवल विजेता नहीं, वह धर्म का पालन करने वाले, सदाचार के प्रतीक और न्याय के संरक्षक थे। यदि कोई राजा मर्यादा में रहता तो समुद्रगुप्त उसे उसके राज्य में स्वतंत्र शासन करने देते, लेकिन यदि कोई अन्याय करता, प्रजा को सताता या गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था को तोड़ता, तो समुद्रगुप्त इतिहास में उनका एक गुण सबसे बड़ा माना गया, उनका व्यक्तिगत चरित्र। समुद्रगुप्त अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन धर्मांध नहीं थे। वह सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करते थे। ये उनका ही शासन था जिसमें बौद्ध, जैन, वैदिक हिंदू, अजीवक और यहाँ तक कि स्थानीय आदिवासी पंथों को भी बराबरी का स्थान मिला। वह मंदिरों और विहारों का निर्माण करवाते थे, विद्वानों को दान देते थे तथा कला और संगीत को संरक्षण देते थे। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि धर्म, संस्कृति और राजनीति तीनों उनके शासन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। समुद्रगुप्त का प्रशासन इतिहास की श्रेष्ठतम प्रणालियों में से एक माना जाता है। उन्होंने मनुष्यों के मानसिक स्वभाव को समझकर कानून बनाए। वह जानते थे कि यदि राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई गई तो साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हर अधिकारी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की, न कि परिवार या जाति के आधार पर। उनकी सेना में हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, यदि वह युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाता तो समुद्रगुप्त स्वयं उसे सम्मानित करते। यही कारण था कि उनका साम्राज्य दक्षिण विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने हिमालय की ओर भी कार्य किया। नेपाल, कश्मीर, किन्नौर और हिमालय की तलहटी के कई क्षेत्रों ने समुद्रगुप्त को उच्चतम सम्मान देकर अपनी औपचारिक निष्ठा प्रकट की। यह बात उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने कभी किसी पहाड़ी राजा पर जबरदस्ती शासन नहीं थोपना चाहा। वह केवल यह चाहते थे कि भारत का भू राजनीतिक मानचित्र स्थिर रहे और बाहरी आक्रमणकारी उत्तरी मार्ग से भारत में न घुस पाए। इसलिए उन्होंने हिमालय के राज्यों के साथ ऐसे संबंध बनाए जिससे वे मित्र और सहयोगी बन सकें। ये समुद्रगुप्त की दूरदृष्टि थी जिसने भारत को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा। उनके शासन के दौरान उनके दरबार में विद्वान, कवि, संगीतकार और कलाकारों की भरमार थी। हरिशेन, जो समुद्रगुप्त के दरबार के महान कवि थे, ने इलाहाबाद स्तंभ लेख में सम्राट की गाथा लिखी। उस लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा केवल राजकीय कारणों से नहीं की गई, बल्कि इसलिए कि वह सचमुच एक आदर्श सम्राट थे। वहां लिखा है, समुद्रगुप्त उस सिंह की भांति है जो बुद्धि में श्रेष्ठ, युद्ध में अपराजेय और दया में करुणामय है। उनके शत्रु भी मानते थे कि समुद्रगुप्त जैसा उदार और वीर राजा भारत ने बहुत कम देखा है। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व इतना संतुलित था कि युद्ध के बीच भी वह अपने संगीत और कला प्रेम को नहीं भूलते थे। कहते हैं कि कई बार जब वह युद्ध अभियान से लौटते तब शाम को अपने दरबार में वीणा बजाते। उनके संगीत में ऐसी मधुरता थी कि सैनिक भी मंत्रमुग्ध हो जाते। यह वही राजा था जो दिन में युद्ध भूमि में गर्जता सिंह था और रात में कला का साधक। शायद इसी संतुलन ने उन्हें इतना महान बनाया। उनके भीतर युद्ध का साहस और कला की शांति दोनों साथ साथ थे, जो किसी भी राजा को पूर्ण पुरुष बनाते हैं। समुद्रगुप्त की एक और विशेषता थी उनकी उदारता। वह पराजित राजाओं को दंड नहीं देते थे। यदि कोई राजा सिर झुकाकर क्षमा मांगता, समुद्रगुप्त उसे उसका राज्य पुनः देकर कहते, राजा होना आसान नहीं, अपने राज्य का संरक्षण करना कठिन है। जा, अपनी प्रजा की रक्षा कर और न्याय से शासन कर। ऐसी उदारता किसी विजेता में कम ही मिलती है। यही कारण था कि उनके द्वारा जीते गए लगभग हर राजा ने बाद में समुद्रगुप्त के साम्राज्य को अपना आश्रय माना और विद्रोह बहुत कम हुए। उनकी सैन्य समृद्धि इतनी महान थी कि उनके समय की सेना अनुशासन, गति और पराक्रम का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। वे द्रुतगति युद्ध के जनक थे, एक ऐसी युद्ध नीति जिसमें राजाओं की सेना बिजली की तरह हमला करती और फिर तुरंत अगले अभियान की ओर निकल जाती। वे कभी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकते थे, जिससे उनके दुश्मनों को उनकी गति का अनुमान लगाना असंभव हो जाता था। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की। भारत के इतिहास में साहस, स्वाभिमान, रणनीति, नेतृत्व, धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता का सबसे तेज चमकता हुआ सूरज यदि कोई माना जाए तो वह सूरज है छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज कोई सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी शक्ति जो सदियों बाद भी लोगों के भीतर आग भर देती है। एक ऐसा नाम
जिसे सुनकर दुश्मन की नींद उड़ जाती थी और प्रजा के दिलों में सुरक्षा का विश्वास जाग जाता था। यह कहानी सिर्फ एक मराठा राजा की नहीं है। यह कहानी उस व्यक्तित्व की है जिसने साम्राज्यों को चुनौती दी और इतिहास को पुनः लिखने की ताकत दिखाई। यह कहानी उस योद्धा की है जिसके पास प्रारंभ में न विशाल सेना थी, न सोने की खानें, न बड़ी तोपें, लेकिन था अडिग हौसला, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता की ऐसी प्यास जिसने मुगल साम्राज्य जैसे विशाल पर्वत को भी हिला दिया। 17वीं सदी का भारत, मुगलों की ताकत अपने चरम पर। दक्षिण में आदिल शाही और कुतुब शाही जैसे सुल्तान थे। किले, हथियार, तोपें, धन, सैनिक, सब कुछ उनके पास था। और दूसरी ओर एक 16 साल का युवा लड़का शिवाजी, जो प्रतापगढ़ के छोटे से दुर्ग पर खड़ा होकर भविष्य को देख रहा था। वह कह रहा था, हिंदवी स्वराज्य, एक ऐसा स्वराज्य जहां प्रजा को सम्मान मिले, जहां अत्याचार नहीं हो, जहां राजा जनता के लिए हो, जनता राजा के लिए नहीं। शिवाजी महाराज की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जहां उनकी माता जीजाबाई ने उनमें राम, कृष्ण, भीष्म, अर्जुन और हनुमान जैसे आदर्शों की भावना भरी। जहां उनके पिता शाहजी राजे भोसले ने उन्हें रणनीति, युद्ध कला और राजनीति की महीन रेखाओं को समझाया। शिवाजी के बचपन का वातावरण वीरता का था। पहाड़, जंगल, दुर्ग, तलवारों की खनक, सैन्य अभ्यास, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआती झलक, यह सब मिलकर तैयार कर रहा था एक ऐसे योद्धा को जो आने वाले वर्षों में खुद इतिहास बन जाएगा। शिवाजी महाराज ने बेहद कम उम्र में समझ लिया था कि इस अत्याचारपूर्ण समय में स्वतंत्रता बिना संघर्ष नहीं मिलेगी। वह जानते थे कि मुगल और सुल्तान दोनों ही जनता को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी समझते थे, लेकिन शिवाजी अपनी प्रजा को परिवार मानते थे और यही भाव उन्हें महान बनाता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला, तोरना किला, अपने अधिकार में लिया। यह घटना छोटे से भूचाल की तरह थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक किशोर लड़का दक्षिण की सुल्तानतों के खिलाफ इतनी साहसिक शुरुआत कर देगा। लेकिन यह तो बस आरंभ था। तोरना के बाद राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर, मोहल्ली, रोहिड़खिंडा, सिंहगढ़, एक एक कर शिवाजी महाराज किलों के स्वामी। शिवाजी महाराज ने प्राणहरण होने के अंदेशे में अपने वस्त्रों के भीतर बाघनखे और कटियार छिपाई। जब अफजल खान ने गले लगाने के बहाने वार करने की कोशिश की, तभी शिवाजी ने बाघनखे से उसका पेट चीर दिया। अफजल खान समाप्त और पूरी आदिलशाही हिल गई। प्रतापगढ़ की इस घटना ने शिवाजी को दक्षिण का सबसे बड़ा नाम बना दिया। लोगों ने समझ लिया कि यह सिर्फ एक राजा नहीं, यह प्रकृति की शक्ति है। वह शक्ति जो किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। लेकिन असल युद्ध अभी बाकी था, मुगलों से। औरंगजेब, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह समझता था, उसे शिवाजी की बढ़ती प्रतिष्ठा खटकने लगी। उसने अपने सबसे मजबूत सेनापति शाइस्ता खान को शिवाजी को नष्ट करने भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे में लाल महल पर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी ने जो किया वह दुनिया की सबसे साहसिक छापेमार कार्रवाइयों में से एक मानी जाती है। रात के अंधेरे में शिवाजी अपने 400 मावल सैनिकों के साथ लाल महल में घुसे, शाइस्ता खान के हाथ उड़ा दिए और मुगल सेना को चकनाचूर कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज गूंज उठी, शिवाजी जैसा दूसरा नहीं। इसके बाद शिवाजी ने समुद्री शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने हिंदुस्तान का पहला आधुनिक नेवी बनाया। वीर कंक, मच्छिंद्र सरंग, दारिया सरंग जैसे नाविकों को तैयार किया। 50 से अधिक किलों की समुद्री श्रृंखला बनाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि समुद्र को जीतने वाला ही असली राजा होगा। 1674 में रायगढ़ पर उनका अभिषेक हुआ और वह बने छत्रपति। यह सिर्फ सिंहासनारोहण नहीं था, यह हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना थी। शताब्दियों के बाद पहली बार किसी राजा का राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ। छत्रपति शिवा राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए, वह उन्हें एक महान प्रशासक सिद्ध करते हैं। वह समझते थे कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं चलता, बल्कि न्याय, कानून, व्यवस्था और प्रजा के कल्याण पर चलता है। उन्होंने ऐसे प्रशासनिक ढांचे बनाए जो अपने समय से सदियों आगे थे। 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान बनाई। इसमें पेशवा, अमात्य, सेनापति, सुमंत, सचिव, पंडित राव, न्यायाधीश और नायब जैसे पद थे। हर मंत्री की जिम्मेदारियां स्पष्ट थीं। शिवाजी महाराज ने कभी किसी भी मंत्री को अत्याधिक शक्ति नहीं दी,
ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो सके। शिवाजी महाराज के शासन में प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि थी। वह प्रजा को अपने परिवार की तरह समझते थे। उनकी सेना जनता से कर जोर जबरदस्ती से नहीं लेती थी। वह महिलाओं के सम्मान के लिए कठोर नियम रखते थे। युद्धों में भी किसी स्त्री का अपमान करना परम अपराध माना जाता था। जब कभी किसी सैनिक से गलती होती, शिवाजी महाराज उसे उदाहरण बनाकर दंड देते, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत न जुटा सके। यही कारण था कि शिवाजी की सेना को लोग प्यार से मावले कहते थे। मावल पर्वतों के ये वीर लड़ाके शिवाजी को पिता समान मानते थे। राजनीति में भी शिवाजी महाराज किसी से कम नहीं थे। वह जानते थे कि युद्ध सिर्फ तब होना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो। इसलिए उन्होंने कई बार ऐसे निर्णय लिए जो दुश्मन को शांत कर दें, लेकिन मराठा स्वराज्य की शक्ति को कम न करते हों। और जब युद्ध करना पड़ता था, तब शिवाजी की शक्ति अजेय होती थी। उसी समय औरंगजेब ने एक विशाल मुगल सेना दक्कन में भेज दी। वह सोचता था कि दक्षिण भारत को कुचल देना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पहाड़ियों, जंगलों और किलों में युद्ध करने वाला शिवाजी जैसा सेनानी उसकी सेना को नाकों चने चबा देगा। मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थी। तेज घुड़सवार, तीरंदाजी में निपुण, दुश्मन पर बिजली की तरह गिरने वाली और पलक झपकते गायब हो जाने वाली। शिवाजी महाराज की सबसे ताकतवर कला यही थी, युद्ध को अपनी शर्तों पर लड़ना। दुश्मन चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, वह उसे उसके मन के मुताबिक नहीं लड़ने देते थे। अगर मुगल सेना बड़ी होती थी, शिवाजी महाराज उन्हें खुले मैदान में लड़ने नहीं देते थे। अगर शत्रु किला घेरता था, शिवाजी किसी दूसरे दिशा में हमला कर देते थे। उनकी रणनीति थी, दुश्मन को वहीं मारो जहां उसे कमजोरी हो, कभी भी उसकी ताकत के सामने खड़े मत हो। यही रणनीति उन्हें अपराजय बनाती थी। शिवाजी महाराज ने किलों की श्रृंखला जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर, कोंढाणा, विशालनगढ़ को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया। वह कहते थे, किला ही राजा है। आगरा से लौटने के बाद मराठा शक्ति और बढ़ गई। शिवाजी महाराज ने समुद्र पर ध्यान दिया। उन्हें समझ था कि अगर भारत का कोई राजा समुद्र पर राज कर ले तो उसकी शक्ति असीम हो जाएगी। उन्होंने पहली बार संगठित नौसेना बनाई। यह कदम किसी भारतीय राजा ने सदियों से नहीं उठाया था। सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग जैसे किले समुद्र पर उनकी पकड़ को मजबूत करते थे। विदेशी जहाज डरने लगे थे। यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच शिवाजी की नेवी की शक्ति को देखकर चकित थीं। वह समझ गए थे कि यह राजा सिर्फ पहाड़ों का नहीं, समुद्रों का भी स्वामी बन सकता है।